बदलाव के कदम। लक्ष्मण अपनी अंधेरी कोठरी का बल्ब जलाकर चारपाई पर लेट गया और कुछ सोचने लगा। कल ही तो लक्ष्मण की शादी है, अब तक कोई भी ठोस इंतजाम नहीं हो सका है। लक्ष्मण अपनी अंधेरी कोठरी का बल्ब जलाकर चारपाई पर लेट गया और कुछ सोचने लगा। कल ही तो लक्ष्मण की शादी है, अब तक कोई भी ठोस इंतजाम नहीं हो सका है। तिलक के दिन भी लक्ष्मण को ही अपने घर के सारे इंतजाम करने पड़े थे। बैंक में जमा रुपए निकालकर वो अपनी शादी का इंतजाम कर रहा था। उसकी इच्छा थी कि कोर्ट में ही शादी कर ले, आलतू फालतू खर्च तो बच जाएंगे, लेकिन लड़की के घर वालों की इच्छा की अनदेखी वो नहीं कर सका। लड़की वाले अपनी तरफ से उसकी खातिरदारी में अपनी इच्छा से सब कुछ खर्च कर रहे हैं, तो क्या उसका अपना कोई फर्ज नहीं बनता। लक्ष्मण के बाबूजी लालधारी इस शादी से खुश नहीं थे। उनका स्वभाव शुरू से ही खराब रहा है, ऐसा नहीं था। हाँ, शादी के मुद्दे पर मनमुटाव हुआ है। लालधारी को इस बात का दुख था कि उनका बेटा लक्ष्मण अपनी बिरादरी की इज्जत का ख्याल न कर दूसरी जाति की, वो भी अछूत जाति की लड़की से ब्याह कर रहा है। प्यार व्यार तो ठीक था, लेकिन शादी ब्याह की बात से तो पूरी बिरादरी के लोग लालधारी पर थूथू कर रहे थे। इसे सही और गलत के तराजू पर तौलकर लालधारी लक्ष्मण का पक्ष लिए होते, तब लक्ष्मण इतना दुखी नहीं होता। उसे दुख तो इस बात पर हो रहा था कि वे अपने बेटे के बजाय बिरादरी का ही समर्थन कर रहे थे। लालधारी को ज्यादा दुख इस बात का था कि इस शादी में दहेज की मोटी रकम नहीं मिल रही थी। उन्होंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि जिस बेटे को एमए की डिग्री दिलाने में उन्होंने एड़ी छोटी एक कर दी, उसके ब्याह में उन्हें फूटी कौड़ी भी हाथ नहीं लगेगी। हताश होकर वे अपने हाथ मलते रह गए थे। बेटा नासमझ तो था नहीं, जो उसे डांटने फिटकारने के बाद लड़की वाले से मोटी रकम की मांग कर बैठते। सच बात तो ये थी कि लक्ष्मण के आदर्शवादी ख्यालों से वे नाराज हुए बैठे थे। एक बार लालधारी ने लक्ष्मण से कहा भी था, बेटा गैर जाति में शादी कर तूने बिरादरी में मेरी नाक तो कटवा ही दी, अब एक पैसा भी दहेज न लेने की जिद करके क्यों हाथ आ रहे पैसे को तू ठुकरा रहा है। कुछ नहीं तो जमीन जायदाद ही लिखवा ले। तब लक्ष्मण एकदम गंभीर हो गया था और फिर तैश में आकर बोल उठा था, बाबूजी बिरादरी से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं जाति नहीं, इंसान की इंसानियत की कद्र करता हूँ। मेरे ऊपर आपका बहुत एहसान और कर्ज है, लेकिन वो एहसान और कर्ज इतना छोटा नहीं है कि उसे पैसे से चुका दूं। आप अपने लक्ष्मण से इज्जत जरूर पा सकेंगे, लेकिन बेटे की शादी के एवज में दान दहेज नहीं। मैं पैसे को ठुकरा नहीं रहा हूँ, अपने घर में इज्जत के साथ पैसे को ला रहा हूँ। क्या अच्छी बहू किसी पैसे से कम होती है। लक्ष्मण की बातों के चलते पूरी बिरादरी वाले ये सोच कर डर रहे थे कि कहीं ये हवा उनके घर के भीतर भी न घुस जाए, उनका बेटा भी बगावत पर न उतर जाए, गैर जाति की लड़की से प्यार न कर बैठे और फिर लाखों रुपए के दान दहेज से अछूते न रह जाएं। उसी समय लालधारी से मिलने सरपू और अवधेश आए थे। बातचीत के दौरान लालधारी ने उनसे कहा था, मैंने भी तय कर लिया है कि जिस तरह लक्ष्मण की शादी में मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है, उसी तरह मैं भी उसकी शादी में एक भी पैसा खर्च नहीं करूंगा। देखता हूँ बच्चों को कौन उधार देता है और वो कैसे कर लेता है ब्याह। और हाँ सरयू और अवधेश, तुम लोग भी एक पैसा मत देना लक्ष्मण को। मैं क्यों पैसे दूंगा। कल लक्ष्मण 500 रुपए उधार मांगने के लिए मेरे पास आया था, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया कि अपने बाबूजी से जाकर मांगने में लाज लगती है क्या। बस इतना सुनना था कि उल्लू जैसा मुंह बनाकर वह चला गया। अरे भाई, अब तो उसका मुंह भी बंद हो गया है। उसकी शादी न रुक गई तो फिर देखना। लक्ष्मण का लंगोटिया दोस्त सुरेश मन ही मन मना रहा था कि मेरे दोस्त की यह परेशानी दूर हो जाती, ताकि वह अपनी बात पर अटल रहते हुए अपनी मंजिल को पा सके। सुरेश को यकीन नहीं हो पा रहा था कि इतने विरोधों और परेशानियों के बावजूद लक्ष्मण और किरण की शादी हो सकेगी। लक्ष्मण और किरण का आकर्षण अनजाने में हुआ था। लक्ष्मण ट्यूशन पढ़ाने हर शाम जाया करता था। पढ़ाते पढ़ाते वह खुद प्रेम का पाठ पढ़ने लगा। दोनों के विचार जब आपसी लगाव का कारण बन गए, तब वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये जोड़ी किरण की मां को भी बहुत भली लगी। किरण
के बाबूजी तो 2 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, इसलिए सारे फैसले माँ को ही लेने थे। वे इससे बढ़िया लड़का कहाँ से ढूंढती। पढ़ा लिखा और समझदार लड़का बैठे बैठे मिला है। फिर जात पात में क्या रखा है। जमाना बदल रहा है तो विचारों में भी बदलाव लाना ही चाहिए। किरण की माँ को जब ये लगा कि किरण भी लक्ष्मण से सचमुच प्रेम करती है, तब उन्होंने बात बात में ही बात चला दी थी। बेटा, मेरी बेटी तुम्हारी बहुत बड़ाई किया करती है। अगर तुम्हें मेरी बेटी पसंद हो तो मैं उसकी शादी तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। मां जी, मैं खुद ऐसी ही बात आपके सामने कहने वाला था। जल्दी ही किरण से शादी करके आपको भरोसा दिला दूंगा कि मेरा प्यार झूठा नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे बाबूजी इस शादी के खिलाफ हुए तब तुम क्या करोगे बेटा? अपना शक सामने रखते हुए किरण की माँ बोली। उनके खिलाफ भी कदम बढ़ाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन दहेज के रूप में मैं दहेज का नाम न लीजिए माँ जी। मुझे दहेज से सख्त नफरत है। न जाने कितनी मासूम जाने ली है इस दहेज के नाग ने। किरण की माँ लक्ष्मण से बहुत खुश हो चुकी थी। उन्होंने सोचा, एमए पास है ही, 4-5 ट्यूशन कर लेता है। अभी नौकरी नहीं करता है तो क्या, मेहनती लड़का है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, इसलिए जल्दी ही उसकी नौकरी भी लग जाएगी। लक्ष्मण का दोस्त सुरेश भी किरण के घर पर आने जाने लगा था। किरण से बातचीत भी किया करता था। उसे लगा कि सचमुच लक्ष्मण के लिए ये खुशी की बात है कि इतनी विचारवान, पढ़ी लिखी और सुशील लड़की के दिल पर उसने अधिकार प्राप्त कर लिया है। लक्ष्मण अब तक इसी सोच में था कि आखिर वह बिना दहेज लिए कहां से इतने पैसों का इंतजाम करे कि किरण के घर वालों की इज्जत कर सके और अपने दोस्तों का ख्याल भी रख सके। अचानक उसे उपाय सूझा। उसने सोचा, आखिर इतने दोस्त कब साथ देंगे? अबू, रविंद्र, श्यामल, देवनाथ और सुरेश सभी अपने ही तो हैं। क्यों न उन्हीं लोगों से कुछ रुपए उधार ले लूं। उसने उदास मन में भी आस का दीप जलाए रखा था। उसे पूरा यकीन था कि उसके दोस्त इस मौके पर उसका साथ जरूर देंगे। आज सुरेश को लग रहा था कि लक्ष्मण जो कुछ कर रहा है अपनी नैतिकता के कारण। इसी के आगे लक्ष्मण ने अपने बाप से भी मुंह मोड़ लिया है। उसकी जाति के लोग उस पर थूथू कर रहे हैं, तिरछी नजर से देख रहे हैं। फिर भी लक्ष्मण के चेहरे पर खुशी के बादल ही मंडरा रहे हैं। उसके दिल को इस बात पर तसल्ली मिलती है कि दहेज न लेकर और अछूत कही जाने वाली जाति की लड़की से शादी करने का फैसला लेकर वह अपने सामाजिक फर्ज को निभा रहा है। आखिर गलत परंपरा को तोड़कर नई परंपरा को अपनाने में बुराई ही क्या है? आखिर इस नई परंपरा को अपनाने में मदद करने के लिए लक्ष्मण को मुंह खोलना ही पड़ा। मुंह खोलने भर की देर थी। उसके दोस्तों ने अपनी अपनी पहुंच के मुताबिक दिल खोलकर लक्ष्मण को मदद दी। इसी का ये फल था कि लक्ष्मण की शादी धूमधाम से हो रही थी। बेकार खर्च नहीं किए जाने के बावजूद बारात में कोई खास कमी नजर नहीं आ रही थी। झाड़बत्ती के खर्च को बचाने के ख्याल से शाम के उजाले में ही बारात दरवाजे पर लगा दी गई थी। बारात में अपने ही परिवार के लोग नजर नहीं आ रहे थे। हाँ, दोस्तों की भीड़ जरूर बारात की शोभा बढ़ा रही थी। शादी के समय मंडवे में जब लक्ष्मण के पिताजी की उपस्थिति की जरूरत पड़ी तब समस्या आ पड़ी। उसके बाबूजी तो गुस्से के चलते वहां पर आए ही नहीं थे। इसी बीच लक्ष्मण के दोस्त देवनाथ ने मंडवे में सामने आकर लक्ष्मण से कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है लक्ष्मण? जिस लड़के का बाप या भाई जिंदा नहीं रहता, क्या उसकी शादी रुक जाती है? मैं बन जाता हूँ तुम्हारा बड़ा भाई। ये सुनकर लक्ष्मण गदगद हो उठा। लड़की वालों का भी यही हाल था। सभी सोच रहे थे, लड़की के पिता न होने के कारण उपस्थित नहीं हैं और लक्ष्मण के बाबूजी जिंदा होकर भी अनुपस्थित हैं। क्या फर्क रह जाता है ऐसे मौके पर, जिंदगी और मौत में, अपने और बेगाने में। शादी आखिर हो गई। दूसरे दिन किरण ब्याहता बनकर दुल्हन के रूप में लक्ष्मण के घर में आई। लक्ष्मण की मां के अनुरोध और जिद पर उसके बाप ने कोई विरोध तो नहीं किया, लेकिन मन ही मन अनबन बनी रही। उस घर में किरण जिंदा दुल्हन नहीं बल्कि निर्जीव गुड़िया बनकर रह गई। किसी ने पूछा नहीं, किसी का भी प्यार उसे न मिला।
उस घर में सारे लोगों के होते हुए भी उसके लिए सिर्फ लक्ष्मण ही रह गया था। कुछ दिनों में ही लक्ष्मण को लगा कि यह घर अपना होकर भी अपना नहीं है, यहाँ के लोग अपने होकर भी बेगाने हैं। इस तरह अपने लोगों के बीच कट कर रहने से तो बेहतर है खुले आकाश के नीचे रहकर जीना। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। वह जानता था कि मांगने से दुश्मनी मिल सकती है, प्यार नहीं मिल सकता। और फिर एक दिन अपने मन से उसने उसी शहर में किराए पर 2 कमरे का एक मकान ले लिया। उसमें वह किरण के साथ रहने लगा। किराए के मकान में घुसते ही उसे असली घर जैसा सुख मिला। वहाँ के पड़ोसी लोगों के साथ भी धीरे धीरे मेलजोल बढ़ गया। तब वे आपस में घुल मिल गए, लेकिन अभी भी उसे किनारा नजदीक नजर नहीं आ रहा था। इतना संतोष तो था ही कि दूर है किनारा तो क्या, जिस मंजिल की तलाश थी उसके बहुत करीब वे बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों के दिन फिर गए। लक्ष्मण को अदालत में सहायक के पद पर नौकरी मिल गई। अब वो सोचने लगा माली तंगी से छुटकारा पा सकेगा और खुशी खुशी जिंदगी का सफर तय कर सकेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।